तो अब हम बात करते हैं सैंपल मेन्यूज के हिसाब से जो डिफरेंट एज ग्रुप्स के हिसाब से अवेलेबल हैं डाइटरी गाइडलाइंस फॉर पाकिस्तानी पॉपुलेशन एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द चिल्ड्रन 3 to 10 years ऑफ एज। ब्रेकफास्ट में भाई क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, स्नैक्स में क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लंच और डिनर। तो इसका मतलब है कि हमारी जो डाइटरी गाइडलाइंस हैं वो सजेस्ट कर रही हैं कि एटलीस्ट 3 मील्स प्लस 2 स्नैक्स जो है ना वो होने चाहिए एक हेल्दी ईटिंग पैटर्न के अंदर। 3 to 10 ईयर्स के जो बच्चे हैं इनकी टोटल रिक्वायरमेंट्स जो एनर्जी की देखें तो ये 1300 से 1675 किलो कैलोरीज पे बेस कर रही हैं और तकरीबन 47 to 60 ग्राम्स जो है वो इनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो अगर इस मेन्यू को हम फॉलो कर लें तो ये कैलोरीज की और न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट में चपाती, पराठा, टोस्ट, सीरियल्स, ठीक है, ये आम जो मतलब हमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इनका कितना क्वांटिटी जो है वो यूटिलाइज करनी चाहिए तो इतने कैलोरीज हमें मिल जाए और इतनी प्रोटीन हमें मिल जाए। तो इसमें 1 or 2 टोस्ट यानी ब्रेड के 2 स्लाइस जो है वो सजेस्टेड हैं, हाफ और 1 चपाती, ठीक है, और इसके मुकाबले में अगर पराठा आ जाता है तो उसका 1/4 या हाफ, क्योंकि ये फैट का रिच सोर्स है। और इसके साथ साथ हाफ टू 1 कप ऑफ सीरियल्स, यानी अगर कोई ब्रेकफास्ट सीरियल्स खाना चाहता है तो फिर उसको आधे से 1 कप तक जो है ना वो इनको यूटिलाइज कर सकता है। तो ये चीजें इस क्वांटिटी के अंदर इस पोर्शन साइज के हिसाब से अगर हम यूटिलाइज करें तो हमें 80 to 160 कैलोरीज अवेलेबल है। इसमें भी डेफिनेटली ये रेंज है, ठीक है, तो 1 पे जाएंगे तो 80 किलो कैलोरीज हैं, 2 पे जाएंगे तो 160 कैलोरीज हैं, ठीक है। तो ये रेंज इन चीजों के पोर्शन साइज के ऊपर डिपेंड कर रही है। और 3 to 6 ग्राम्स प्रोटीन जो है वो नाश्ता में अवेलेबल हो जाएगी फ्रॉम सीरियल्स। तो एक ग्रुप भी हमने टच कर लिया भाई और दूसरा ग्रुप अब इसमें आ गया जिसमें एग शामिल है और एक एग खाने से भी तकरीबन 5 से 6 ग्राम प्रोटीन जो है वो अवेलेबल हो जाएगी, 90 कैलोरीज आ जाएंगी। और अगर इसके साथ दूध का एक गिलास पी लिया जाता है, बल्कि हाफ कप लिखा हुआ है ना, almost 75 kilocalories and 3 gram protein available. So by using this breakfast, the child will get almost 12 to 18 gram protein in the morning. इसके बाद स्नैक्स में उसको कोई फ्रूट दिया, बनाना प्रेफरेबली दिया जा रहा है जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी किया गया है, और कोई भी सीजनल फ्रूट इसके हिसाब से इसको मीडियम साइज का एक फ्रूट देने से 80 कैलोरीज अवेलेबल होंगे। फ्रूट्स जो है चूंकि प्रोटीन का सोर्स नहीं है तो इसलिए इसको यहाँ पे नील शो किया गया। शामी कबाब जो है भाई ये अच्छा ऑप्शन है भाई, इसमें पल्स का इस्तेमाल भी है, इसमें गोश्त का इस्तेमाल भी है। तो एक यूज करने से 90 किलो कैलोरीज और ऑलमोस्ट 6 ग्राम प्रोटीन विल बी अवेलेबल। लंच टाइम की बात कर लेते हैं, इसमें रोटी, दाल, योगर्ट और सैलड। तो इसमें आप देखें डेयरी का ग्रुप भी है, इसमें सीरियल का ग्रुप भी है, इसमें वेजिटेबल्स का ग्रुप भी है और इसमें पल्सेस ग्रुप भी आ गया है। तो अल्टीमेटली यहाँ से भी तकरीबन 10 to 20 के करीब जो है ना वो प्रोटीन भी अवेलेबल होगी और इसके साथ साथ कैलोरीज आप काउंट करके देख लीजिएगा। फिर ये स्नैक्स आ गए भी। तो हम देख रहे हैं कि जो रेगुलर मील्स है ना वो इस ग्रोथ के अंदर रैपिडली ग्रोइंग बच्चों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते। देयर इज नीड फॉर हेल्दी स्नैक्स। ये हम लास्ट पे जाके देखेंगे कि वो हेल्दी स्नैक्स क्या हैं, ठीक है, जिनका यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। इसी तरह डिनर में ये आइटम्स लिखी गई हैं, चिकन कड़ी लिखी गई है, रोटी, सैलड, ठीक है। तो सीरियल्स जो है वो ऑलमोस्ट हमें तीनों मील्स के अंदर आ रहे हैं, जबकि स्नैक्स में हम देखें तो ये ज्यादातर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सम प्रोटीनियस सोर्स के ऊपर जो है वो फोकस कर रहे हैं। तो इस मेन्यू को फॉलो करने से इतनी कैलोरीज और इतनी प्रोटीन अवेलेबल हो सकती है। एडोलेसेंट्स जिस एज ग्रुप से भाई आप बिलोंग करते हैं, मार्जिनल आप यहाँ पे फॉल करते हैं, 18 to 19 ईयर्स ऑफ एज। इसमें ब्रेकफास्ट में अगेन मिल्क है लेकिन उसकी कंजम्पशन पोर्शन साइज उसका बढ़ गया, हाफ टू 1 कप पे चला गया, तो इट मीन्स के 150 किलो कैलोरीज देगा और डबल द अमाउंट ऑफ प्रोटीन विल बी देयर। एग जो है वो सेम फॉल कर रहा है 90
कैलोरीज और 6 ग्राम प्रोटीन। रोटी और टोस्ट इसका भी अब हाफ टू 1 चपाती, तो 80 to 160 किलो कैलोरीज एंड 8 ग्राम प्रोटीन विल बी अवेलेबल। स्नैक्स भी उसी तरह, लंच, स्नैक्स, डिनर, तो चीज़ें आप देखें ऑलमोस्ट उन्हीं ग्रुप से बिलोंग करती हैं। और इसमें इवन आपको एक थर्ड स्नैक्स दिया गया है, यहाँ पे कैरेट हलवा लिखा होगा, या और कोई न्यूट्रिएंट डेंस आप प्रोडक्ट्स बना के इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 250 कैलोरीज एडिशनल आ जाएंगी इस ब्रैकेट के अंदर, और तकरीबन 57 to 78 ग्राम जो है वो प्रोटीन विल बी अवेलेबल। तो अब कोशिश करें भाई इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। ये जो ऑफिशियल लेवल पे डॉक्यूमेंट है ये इस चीज को सजेस्ट कर रहा है कि जो टीन एज से लोग बिलोंग करते हैं उनका डाइटरी पैटर्न जो है वो इस तरीके से होना चाहिए। दिस इज फॉर द अडल्ट्स एंड आप इसमें देख रहे हैं कि अब ऑलमोस्ट न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो अब एक तो बैलेंस हो गई है यहाँ पे, और सब्सिक्वेंट फेज में आप देखेंगे तो वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएंगी। ओल्ड एज में जाके फिर कैलोरीज की रिक्वायरमेंट्स जो है वो कंपैरेटिवली कम होना शुरू हो जाएंगी। प्रेग्नेंट वुमेन है या लैक्टेटिंग वुमेन है, इनके लिए फिर रिक्वायरमेंट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हाईएस्ट रिक्वायरमेंट्स हैं 2700 किलो कैलोरीज और 90 to 100 ग्राम्स प्रोटीन जो है वो चाहिए। और ये अब कहाँ से फुलफिल होगी, आप यहाँ पे इनकी कुछ तो चीज़ों की आपको सर्विंग साइज जो है वो इन्हांस करनी पड़ेगी, और इसके साथ साथ जो है वो प्रोटीन रिच फूड्स को भी ज़्यादा भी करना पड़ेगा, और स्नैक्स को भी बेहतर करना पड़ेगा। जैसे ये स्नैक्स में अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये तकरीबन तीसरा स्नैक जो है ये ऑलमोस्ट 300, 400, 5 तकरीबन 550 के करीब जो है ना वो कैलोरीज प्रोवाइड कर रहा है, कि जिसमें पीनट्स को यूज किया जा सकता है, आलमंड्स, पिस्टैचियो, कोई भी नट्स आप इसमें ला सकते हैं। कैरेट हलवा लिखा हुआ है इसकी जगह पे, आप कोई और भी, तो ये हलवा टाइप जो चीजें हैं ना ये बेसिकली ये रिच होती हैं ऑयल के अंदर, शुगर के अंदर, और अगर ये कैरेट बेस्ड है तो कैरेट के डेफिनेटली बेनिफिट्स इसके अंदर एडेड होंगे। यहाँ पे एक न्यूट्रिएंट रिच जो है ना वो हमारी कोई ट्रेडिशनल फूड भी हो सकती है, कोई पिनिया वगैरह बनाई जा सकती हैं किसी स्टफ की, जिसमें फ्लैक्सीड है, सेसम है, इसका यूटिलाइजेशन की जा सकती है। और ऑफ कोर्स दूध का इंटेक जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है। लैक्टेटिंग में देखें तो इसमें मजीद रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। ठीक है, प्रोटीन इसमें 4 to 5% आपको मजीद इसमें बूस्ट नजर आ रहा है, और कैलोरीज भी आपको ऑलमोस्ट उसी रेंज के अंदर नजर आ रही हैं। तो सेम प्रैक्टिस जो है वो उसको कंटिन्यू रहना चाहिए जो प्रेगनेंसी में शुरू की गई थी, उसको लैक्टेशन में भी, ताकि बच्चे की जो रिक्वायरमेंट्स थी फीटस के फार्म में या इन्फेंट की फार्म में वो माँ फुलफिल कर सके। तो इनको भाई बड़ा डिटेल से आपको देखने की जरूरत है। कास्ट ऑफ हेल्दी डाइट के ऊपर भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये जो डाइट्स यहाँ पे शेयर की गई हैं, अभी आपके साथ मैंने कुछ मेन्यूज शेयर की हैं, इनकी एवरेज जो प्राइस निकलती है वो 100 से 150। ऑफ कोर्स ये 1-2 साल में इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा हुई है। ये 2018 का डॉक्यूमेंट है, तो ये 2018 तक अगर हम बात करें तो ये 100 to 150, 100 जो कि $1 से $1.5 इसका लिखा हुआ है, उसको फिर डॉलर 100 रुपीज के इक्वल था। अब डॉलर 150 पे चला गया, तो आप इसको भी 150 to 250 की रेंज के अंदर आप रख सकते हैं। तो ये पर डे के हिसाब से मेन्यू है अगर एवरेज निकाल ली जाए। और इसमें मजीद जब हम न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स की तरफ जाते हैं तो फिर कास्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स आएंगी तो फिर ये मोनोटोनस डाइट जो है वो कंपैरेटिवली कम होती जाएंगी। ठीक है, तो जितना भी हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और सीरियल्स, पल्सेस और ये न्यूट्रिएंट डेंस की तरफ फोकस, इसमें से ज्यादा हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाएंगे, तो अल्टीमेटली इसमें कास्ट जो है वो इंक्रीज होने के चांसेस हैं। लेकिन स्टिल ये मेन्यूज जो हमने देखे हैं ना, ये डिफरेंट फूड ग्रुप्स को टच कर रहे थे, और न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट्स जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स के हिसाब से इनके इनमें से हमें ड्राइव हो रही थी। तो इनको फॉलो करने से
जो बेनिफिट्स कंज्यूमर्स को मिल सकते हैं वो हाई अर्निंग्स की फॉर्म में हो सकते हैं। यानी अगर वो बंदा अडल्ट है तो वो बीमार कम होगा, ज़्यादा दिन काम कर सकेगा तो उसकी अर्निंग बेहतर होगी। इसके अलावा सेविंग्स उसकी बेहतर होंगी, जो बाज़ दफ़ा बीमार होने की वजह से हेल्थ के ऊपर हमारी कास्ट आ जाती है, वो कम होने के चांसेस हैं। उसकी फिजिकल प्रोडक्टिविटी बढ़ने के चांसेस हैं और इंसिडेंट्स ऑफ डिजीजेज और मेडिकल कॉस्ट जो है वो कम होने के चांसेस हैं। तो कॉस्ट ऑफ बास्केट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं फूड की, वो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स जो है ना वो विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो दे सकती है। तो अब इसमें सजेशंस भी दी गई हैं कि स्पेशली वो सेगमेंट सोसाइटी के जिनके पास बजट इतना ज़्यादा नहीं है, हाउस होल्ड लेवल पे बजट कम एग्जिस्ट करता है, द गवर्नमेंट शुड स्ट्रेंथन दी सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम्स। ये कैसे हो सकते हैं? जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था जो अब इन्होंने उसका नाम जो है वो चेंज कर दिया है, जो नई गवर्नमेंट है एहसास का नाम इन्होंने दिया हुआ है। तो उसमें कुछ जो डिजर्विंग और नीडी फैमिलीज है उनको इन कैश सपोर्ट दी जाती है। तो इसके साथ एक और ऑप्शन दिया गया कि इनको फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए इनको कूपन्स वगैरह दिए जा सकते हैं, ठीक है, ताकि ये स्पेसिफाइड स्टोर्स पे जाके लो कास्ट पे जो है ना वो फूड आइटम्स को परचेज कर सकें और अल्टीमेटली अपना जो डाइटरी है वो इनटेक उसके अंदर उनको ला सकें। इसके जिस पे कोई खर्चा नहीं आता अभी, न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड अवेयरनेस, इसके ऊपर बड़ा काम होने की जरूरत है। बहुत सारी हमारी कुकिंग प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो न्यूट्रिएंट्स को रहने नहीं देती, तो जस्ट उनको बेहतर कर लें, फिर हाइजीन और सैनिटेशन की कंडीशंस को अगर बेहतर कर लिया जाए, ठीक है, तो स्पेशली वुमेन का नॉलेज जो है ना वो अगर इसमें बेहतर कर लिया जाए, सो दे विल हैव बेटर फूड चॉइसेस फॉर देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। ठीक है, उनको पता होना चाहिए कि भाई ये काम करने से इसका प्लस माइनस क्या हो सकता है और इसका इम्पैक्ट जो है ना वो इंडिविजुअल के ऊपर क्या हो सकता है। डाइटरी मैसेजेस भाई इस डॉक्यूमेंट्स में जो अवेलेबल हैं इनको हम वन बाय वन देखते हैं भाई। तो फर्स्ट मैसेज इसके अंदर जो मिलता है कि वी शुड मेंटेन हेल्दी वेट, ठीक है, डिफरेंट एज ग्रुप्स के हिसाब से ये हम निकाल सकते हैं भाई। सिंपल टूल जो है बीएमआई का भी आप यूज कर सकते हैं और उसकी बेस पे हम देख लेते हैं कि आइदर वी आर हेल्दी और वी आइदर वी आर टुवर्ड्स ओवरवेट और ओबेसिटी। अब हेल्दी वेट कैसे मेंटेन किया जा सकता है कि इसमें डाइटरी प्रैक्टिसेस को हेल्दी रखें और एक्सरसाइज जो है ना उसको प्रॉपर जो है वो स्पेस दें, डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन जो है ना उसके ऊपर फोकस करें, ठीक है, मोनोटोनस डाइट जो है उनको यूटिलाइज ना करें। तो फिजिकल एक्टिविटी और डाइटरी डाइवर्सिटी और बैलेंस डाइट जो है ना ये इसका हाल है भाई, अगर हम नॉर्मल बॉडी वेट रखना चाहते हैं। इसके बाद कंजम्पशन ऑफ सीरियल्स के बारे में इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई हाफ ऑफ आवर डेली सीरियल इनटेक शुड इंक्लूड होल ग्रेन्स, क्योंकि होल ग्रेन्स जो है ना ये एनर्जी देने के साथ साथ डाइटरी फाइबर भी देते हैं, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं। और आजकल जो स्टडीज अवेलेबल हैं उनसे हमें पता चलता है कि रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, coronary heart diseases, diabetes, cancer, these can be lowered if we consume whole grain cereals। क्योंकि रिफाइंड जो प्रोडक्ट्स हैं, जो पास्ता, नूडल्स, वाइट ब्रेड की फॉर्म में अवेलेबल हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स की फॉर्म में अवेलेबल हैं, इनके अंदर डाइटरी फाइबर एग्जिस्ट नहीं करता। तो अल्टीमेटली इनको खाने से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होंगे और कोलोरेक्टल कैंसर भाई उसकी बड़ा फ्लोरिश करने की वजह जो है वो भी refined cereals का intake है। About 45 to 65% of the total calories they should come from the carbohydrates containing foods. Eat 5 servings of fresh fruits and vegetables a day। ठीक है, तो भाई चूंकि fruits and vegetables they are good source of vitamins, minerals and antioxidants along with a lot of bioactive components। और इसमें देखें तो ये फैट फ्री हैं, कोलेस्ट्रॉल फ्री हैं, कैलोरीज कम होती हैं, तो अल्टीमेटली ये भी वेट जिनका इंक्रीज हो रहा होता है या लोग जो ओबीज हैं, डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं, क्रॉनिक डिजीजेस की तरफ जा रहे हैं, उनका रिस्क कम किया जा सकता है अगर हम फ्रूट का इंटेक जो है वो। तो डाइटरी गाइडलाइंस हमें रिकमेंड कर रही हैं
कि एटलीस्ट 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी यूज्ड टू गेट ऑप्टिमम हेल्थ। इसके साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स भाई, ये ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, फास्फोरस का, विटामिन डी का। फिर इसके अंदर जो लैक्टोज शुगर अवेलेबल है वो किसी और चीज़ में अवेलेबल नहीं है। इनकी जो प्रोटीन है उसकी हाई बायोलॉजिकल वैल्यू है। इसकी जो फैट है वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड के ऊपर मुश्तमिल है। तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं। अगर हम चाहते हैं कि मसल्स बिल्ड हों, अगर हम चाहते हैं कि बोन्स जो है वो बिल्ड हों, और हम चाहते हैं कि कॉग्निशन बेहतर रहे, यानी दिमागी नशोनुमा जो है वो बेहतर रहे, तो फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करना चाहिए। तो ज़्यादा से मुराद इनकी सर्विंग्स 2 to 3 सर्विंग्स जो कि सजेस्ट की गई है इसके अंदर। हाँ, अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है कि जिसका वजन तेजी से बढ़ रहा है या जिसको सीवीडीज का प्रॉब्लम है, तो वो लो फैट ऑप्शंस की तरफ जो है वो जा सकता है। कंज्यूम मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, फिश एंड एग्स इन मॉडरेशन। ठीक है, एक स्टेज थी कि इनका इनटेक जो है वो ज्यादा करने को कहा जाता था, क्योंकि ये आयरन, जिंक, विटामिन ए, B12 और बहुत सारे हार्मोन्स, एंजाइम्स और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने वाली चीजों पे मुश्तमिल होती हैं। लेकिन अब इसके साथ कुछ रिस्क एसोसिएटेड जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जितना आप ज्यादा मीट यूज करते हैं तो अल्टीमेटली इसके अंदर सैचुरेटेड फैट का इंटेक जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। सो एक्सेस अमाउंट ऑफ बीफ, शीप एंड गोट मील अगर इसको यूज किया जाए तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो सैचुरेटेड फैट भी ज्यादा आएगी, कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा आएगी। तो नंबर एक तो हमने लीन मीट खाना है भाई, जिसमें फैट जो है वो अटैच ना हो। तो उसके बाद क्वांटिटी इसकी जो है ना वो 2 से 3 सर्विंग्स फिक्स कर लें, और वाइट मीट जो है ना उसको प्रेफर करें। चिकन, फिश, इस तरह की चीजें जो है वो बेहतर ऑप्शन हैं। और एग्स को यूटिलाइज करें, और अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो वो एग वाइट को यूटिलाइज कर सकते हैं। पल्सेस भाई, जिसका 6-7 किलोग्राम के हिसाब से यूटिलाइजेशन नजर आ रही है हमें पिछले 2-3 डेकेड्स में, अगर हम देखें तो ये बहुत लोअर साइड बनती है अभी। इस ये बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, कास्ट इफेक्टिव है, डाइटरी फाइबर इनके अंदर बड़ा अच्छा पाया जाता है अगर इनको आप छिलके समेत यूज करते हैं। और इसके अलावा इनके अंदर भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। और इनको अगर हम सीरियल्स के साथ मिक्स करके यूटिलाइज करें तो ये एक दूसरे को कंप्लीमेंट भी करते हैं। एक दूसरे की क्वालिटी, स्पेशली प्रोटीन के हवाले से बात की जाए तो उसमें जो लिमिटिंग अमाइनो एसिड वाला इशू आता है उसको ये कवर अप कर लेते हैं। इसके अलावा इनको एज अ थेराप्यूटिक डाइट्स के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। और स्पेशली जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो हैं, वो पेशेंट्स जो हैं वो अगर मीट जो है वो उसको यूटिलाइज नहीं करते तो कम से कम वो पल्सेस का ऑप्शन जो है उसको बेहतर तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स है ना उसके इनटेक के ऊपर जोर दिया गया है। ठीक है, तो पाकिस्तान में अब होल व्हीट फोर्टिफाइड फ्लावर भी अवेलेबल है, और नॉन फोर्टिफाइड वेरिएंट भी अवेलेबल है, आयोडाइज्ड सॉल्ट भी अवेलेबल है और नॉन आयोडाइज्ड भी अवेलेबल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे प्रोसेस्ड मिल्क में देखें तो अब दूध जो है वो भी फोर्टिफाइड फार्म में अवेलेबल है, ब्रेड जो है वो भी फोर्टिफाइड फार्म में अवेलेबल है। तो कोशिश करें कि अगर आपने खानी है वो चीज़ तो कम से कम उसका बेहतर ऑप्शन यूज़ कर लें, वो यूज़ कर लें जिसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऐड किए गए हैं। और ये क्यों ऐड किए गए हैं? क्योंकि जो पॉपुलेशन है ना उसके अंदर इनकी डेफिशिएंसी एस्टेब्लिश हो गई है। वाइटर के प्रॉब्लम है, कॉग्निशन के प्रॉब्लम है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आ रहे हैं बच्चों में, तो पुअर आईक्यू लेवल है। तो अब इन ये चीज़ें हमें सजेस्ट कर रही हैं कि हमें न्यूट्रिएंट एनरिच्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए, या उनका फोर्टिफाइड वेरिएंट अगर अवेलेबल है तो उसको यूटिलाइज करें। एडिबल ऑयल एंड फैट्स दे शुड बी यूज्ड ऑन रेगुलर बेसिस, लेकिन अब इनका जो एसोसिएशन स्टेब्लिश हो रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के साथ, स्पेशली हाइपरटेंशन, डायबिटीज, सीवीडीज और कैंसर के साथ, और ये हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ये नंबर जो है वो वक्त से पहले बढ़ता जा रहा है, और प्री मेच्योर डेथ जो है ना वो ज्यादा होती जा रही है। प्री मेच्योर डेथ क्या होती है कि अपने टाइम से पहले फौत हो जाना इंडिविजुअल का, एवरेज लाइफ से पहले डेथ हो जाना। इसके साथ साथ फैट्स एंड ऑयल्स में पाकिस्तान में देखा जाए तो अभी फैट का इंटेक हायर साइड पे है, बनस्पति घी की शक्ल में, मार्जरीन की शक्ल में, शॉर्टनिंग की शक्ल में। तो कोशिश करें भाई उसकी जगह पे ऑयल्स को यूज करें, और ऑयल्स करेंगे तो अल्टीमेटली
ट्रांस फैट का एलिमेंट जब निकल जाएगा, और ऑयल के अंदर भी फिर हम हेल्दी ऑयल का हमें ऑप्शन जो है वो यूज करना चाहिए। हमें खुद जो है ना वो ऑयल्स को इस फॉर्म में ब्लेंड करना चाहिए कि उनके अंदर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और स्पेशली मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की रेशियो है वो बेहतर हो जाए। इसके अलावा जो शुगर रिच फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो कैलोरी डेंस हैं, स्पेशली सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कन्फेक्शनरीज हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, स्वीट मीट्स हैं भाई, कमर्शियल फ्रूट ड्रिंक्स हैं, ये जिनके भी नाम लिखे गए हैं ना भाई, इन सब के अंदर शुगर जो है वो यूज की जाती है स्वीटनिंग पर्पस के लिए, माउथ फील बेहतर करने के लिए। तो इनका इस्तेमाल जो है ना वो कम से कम करना चाहिए भी, ठीक है, क्योंकि ये फर्मेंटेबल फॉर्म में शुगर अवेलेबल है, और अल्टीमेटली डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर अवेलेबल हैं जो फौरी जाके ब्लड का जो शुगर लेवल है उसको राइज कर देते हैं। साल्ट जो है ना इसको लिमिट करना चाहिए भी, ग्लोबली 2300 मिलीग्राम जो है ना वो इसकी मैक्सिमम लिमिट है भाई, उसके अंदर रहना चाहिए। तो पाकिस्तानी पॉपुलेशन को सजेस्ट किया गया है कि तकरीबन 5 ग्राम से कम जाना इसकी क्वांटिटी रहनी चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है कि जब हम जो मील्स इस वक्त हम बना रहे हैं या क्यूजीन्स हम बना रहे हैं, उसके अंदर अगर हम इसका लेवल जो है वो कम करना शुरू करते हैं। Fatty foods and highly processed foods, they are basically providing empty calories. Nutrients कम होते हैं, calories इनके अंदर ज्यादा होते हैं, तो इनका intake जो है वो भी कम से कम करना चाहिए। मोस्ट ऑफ दी फास्ट फूड्स जो है ना वो इसी ब्रैकेट के अंदर फॉल करती हैं। तो highly processed foods, especially packaged ones, ready-made foods are often high in fat, sugar, and salt and should be avoided. So, what we will eat instead of these raw vegetables, fruits, fresh foods instead of packaged foods, it will ultimately contribute to maintain the healthy diet. We should change sedentary lifestyle to physically active lifestyle. नो डाउट पाकिस्तान में ऑप्शन बहुत कम अवेलेबल है जहाँ पे आप ये फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जहाँ भी पॉसिबल हो पैदल चलने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वेट भी मैनेज रहेगा और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो हैं वो भी कम से कम होने के चांसेस हैं। तो एटलीस्ट हाफ आवर और मोर moderate exercise walking per day is recommended for physical fitness and health. Exclusive breastfeeding for the baby in the first 6 months and continue breastfeeding along with complementary feeding at least for 2 years. ये भी recommendations है। पाकिस्तान में almost 48% इस वक्त breast feeding rate पाया जा रहा है according to National Nutrition Survey। इसको भी मजीद जो है वो बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो बेहतर इम्यून के साथ होगी, बेहतर इंटेलिजेंस के साथ होगी और बेहतर फिजिकल होने बेहतर होने की वजह से बेहतर कंट्री की जो इकोनॉमिक्स है, ग्रोथ है, उसके अंदर रोल प्ले कर सकेगी। Women should increase intake of all food groups daily, especially foods that are rich in iron and take extra care during the pregnancy and lactation. मैंने मील प्लान्स भी आपके साथ शेयर किए हैं और आपने उसमें देखा है कि ऑलमोस्ट 500 to 700 किलो कैलोरीज जो है वो एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को, और उनको डिफरेंट फूड ग्रुप्स को भी स्वैप करना चाहिए। और इसके अलावा स्पेसिफिकली कुछ न्यूट्रिएंट डेंस स्नैक्स और सप्लीमेंट्स जो है ना इनके लिए बनाने की ज़रूरत है ताकि इनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। वाटर इनटेक जो है भाई, हाइड्रेशन जो है वो देखा जाए तो बॉडी कंपोजिशन में सबसे मेजर शेयर जो है वो वाटर का है। तो तकरीबन 8 ग्लास जो है ना वो आपकी डाइटरी गाइडलाइंस आपको सजेस्ट कर रही हैं कि इनको डेली यूज करना चाहिए। और रिक्वायरमेंट्स वेरी करती हैं अभी एज, वेदर, वर्क और फिजिकल एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल स्टेटस इसके हिसाब से। तो मिनिमम का जिक्र किया गया, आप इनको अपनी फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स और ये जो डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं इनके ऊपर अमल करते हुए ज्यादा कर सकते हैं। रीड न्यूट्रिशन लेबलिंग ऑन पैकेज फूड प्रोडक्ट्स भी, ये बड़ा एक अच्छा एस्पेक्ट है। बाज़ दफ़ा हम नंबर ऑफ सर्विंग्स पे ध्यान नहीं रखते और एक चीज़ को एक्सेसिव साइड पे यूटिलाइज कर जाते हैं, तो उसके नतीजे में फिर हमें सरप्लस कैलोरीज जो है ना वो बॉडी में आना शुरू हो जाती है।
तो न्यूट्रिशन लेबलिंग जो है ना भाई, इस पे काम होने की ज़रूरत है, और कंज्यूमर की तरफ से क्या रोल है कि भाई इनको पढ़ना जो है वो, जहाँ पे वो प्राइस देखता है, जहाँ पे वो ये देखता है कि इसकी शेल्फ लाइफ है या नहीं, वहाँ पे ये भी देखे कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कौन से शामिल है। अच्छा, इसके साथ साथ हमने जिक्र किया था कि इसमें पर्सनल हाइजीन और फूड सेफ्टी के बारे में भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो मैंने सिर्फ 2 स्लाइड्स इसकी दी हैं, जो गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई हैं भई, आप इनको देख सकते हैं। अपना फूड प्रिपरेशन एरिया जो है ना उसको बेहतर रखें, हैंड वॉशिंग करें, स्पेशली जो 5 वाइटल टाइम्स बताए जाते हैं हैंड वॉशिंग के लिए, उनमें इस प्रैक्टिस को ज़रूर यूज़ करें। और स्टोरेज के अंदर जो है ना रॉ और जो प्रोसेस जो कुक्ड फूड है उनको सेपरेट रखें, ठीक है। सेपरेट जो है ना वो नाइफ्स और चॉपिंग बोर्ड्स हैं वो सजेस्ट किए जा रहे हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मीट के लिए, ताकि कंटेमिनेशन कम से कम हो। प्रेफरेबली फ्रूट्स वेजिटेबल्स को रॉ फॉर्म में यूज़ करें, सेफ और क्लीन वाटर यूज़ करें कुकिंग और ड्रिंकिंग के लिए। ये हम बाज़ दफ़ा एक गलत प्रैक्टिस है सोसाइटी में कि पीने वाला पानी तो हम यूज़ कर लेते हैं जो हम बाहर से मंगवाते हैं, आउटसोर्स से लेते हैं, लेकिन कुकिंग के लिए हम घर वाला पानी यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसको भी बेसिकली बेहतर होना चाहिए। फ्रेश वेजिटेबल ऑयल जो है उसको कुकिंग और फ्राइंग के लिए यूज़ करना चाहिए। अगर आप फ्राई करते हैं तो उसमें जो फर्स्ट फ्राइंग के बाद जो ऑयल बच जाता है उसको आप क्विज़ीन्स बनाने में, हंडिया बनाने में उसको यूज़ कर लिया करें। उसी ऑयल को रख देना 1 महीना, 2 महीने और फिर जाके दोबारा फ्राई करना, वो भी एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसके अलावा जो है वो कुछ फूड प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनको ज़्यादा कुकिंग की ज़रूरत होती है, स्पेशली एग्स, फिश, मीट, दीज़ आर कॉल्ड रिस्की फूड्स, और इनका लेफ्ट ओवर जो होता है ना उसको भी भाई टाइमली यूज़ कर लेना चाहिए। अगर आपने प्रॉपर स्टोर किया था, लॉन्ग टर्म स्टोरेज इनका करके इसको जब आप यूज़ करेंगे तो वो फूड पॉइज़निंग और इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। ओवर कुकिंग जो है उससे अवॉइड करें, फ्रेश फूड को यूज़ करने की कोशिश करें, उतना खाना पकाएँ जितना जो है वो आप कंज़्यूम कर सकते हैं। और एक ये हैबिचुअली नहीं होना चाहिए कि भई आज जो पकाया ना वो 2-3 दिन तक जो है ना वो चल रहा होगा। पोल्यूटेंट्स वाली जो चीज़ें हैं उनको स्पेशली बैन करें भई, टॉक्सिक केमिकल्स, कंटामिनेटेड वाटर, अदर इंडस्ट्रियल वाटर जिनको लगाया जाता है, उनको अवॉइड करें। पैकेजिंग मटीरियल्स पे लकीली अब पाकिस्तान में बैन लगना शुरू हो गया है, तो इससे भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स आने के चांसेज़ हैं। क्योंकि हम ना सिर्फ इन्हीं पैकेजिंग मटीरियल्स के अंदर, शॉपिंग बैग के अंदर कह लें कि स्टेबल फूड्स यूज़ करते थे कैरी, बल्कि अब योगर्ट, मिल्क और इस तरह की प्रोडक्ट्स जो कि पैकेजिंग मटेरियल के साथ रिएक्ट करके नेगेटिव इम्पैक्ट उनके अंदर डाल सकती हैं, उनको भी हम यूटिलाइज कर रहे थे। मीट का एक्सपोजर जो है ना वो ओपन एयर और डस्ट से बचाएं भाई, इसको प्रॉपरली कोल्ड जो चेन स्टोरेज जो है ना वो इसके लिए सजेस्ट किया जाता है। आपने खरीदना हो अगर ओपन शॉप से या बूचर से खरीदना हो तो इसको अर्ली इन द मॉर्निंग खरीदें, रादर दैन कि वो पीस उसने जो है ना वो 7-8 घंटे हैंग किया हो तो उसके बाद आप उसको जाके परचेज करें। अ, इस स्लाइड में भाई कुछ ओमेगा रिच फूड्स जो है ना वो हाईलाइट की गई हैं जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का लेवल बेहतर करना चाहते हैं तो देन यू शुड सेलेक्ट दीज फूड्स। वॉलनट यूज करें भाई, आजकल जो है अमंग दी नट्स जो है। फिश भाई, कोई भी फिश आप यूज कर लें। और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स चाहते हैं तो इसके लिए आप जो वेजिटेबल ऑयल्स यूज कर रहे हैं वो आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। ओमेगा 9 फैटी एसिड जो कि ओलिक एसिड से अवेलेबल है, इसका सबसे अच्छा सोर्स जो है वो ऑलिव्स या ऑलिव ऑयल है, ठीक है। इन फूड्स को इस्तेमाल करने से बॉडी में ओमेगा फैटी एसिड्स का लेवल बेहतर रखा जा सकता है। अब कुछ फैट्स और ऑयल्स यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिनकी फैटी एसिड कंपोजिशन जो है वो डिफर करती है। कुछ ऐसे हैं जो सैचुरेटेड ज़्यादा हैं, कुछ के अंदर ट्रांस फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, कुछ के अंदर जो है वो अनसैचुरेशन जो है वो पाई जाती है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अनसैचुरेटेड सोर्सेज जो हैं वो ये बेहतर हैं भाई। कॉर्न, कॉटन सीड, पीनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, ऑलिव, दीज आर गुड सोर्सेज। और सैचुरेटेड वंस जो हैं इनको कम यूज करना चाहिए, एंड दीज कैन बी फ्रॉम कोकोनट, पाम ऑयल, बटर, बनस्पति घी, होल मिल्क, घी, लॉर्ड, ठीक है। तलो लिखना चाहिए था यहाँ पे बेसिकली। और फैट हाई इन ट्रांस फैट्स जो है इसमें स्पेशली जो प्रोसेस्ड हैं,
जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, डीप फ्राइड फूड प्रोडक्ट्स हैं, मार्जिन और वेजिटेबल घी है, लार्ड एंड कुकिंग फैट है, दीज हैव ट्रांस फैटी एसिड्स। जहाँ पे भी एडिशनल प्रोसेस आएगा उनको बनाने में, वहां पे ट्रांस फैट जो है वो डेवलप होगी। डाइटरी रिकमेंडेशंस भाई, जर्नल नो डाउट ये पीछे इनका जिक्र भी हो गया भाई, ठीक है। तो कैलोरीज जो है ना वो हमें फैट से 20 से 40% के अंदर भाई मैक्सिमम जो है, और इसमें भी जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है ना उनका इनटेक जो है वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ट्रांस फैटी एसिड्स का लेवल किसी सूरत भी डाइट में 1% से ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। फिर डीप फ्राइंग से बचें भाई, ठीक है, स्पेशली फास्ट फूड्स ऐसी, और रीफ्राइंग से बचें कि फ्राइड फूड को दोबारा फ्राई करके आपको जब दिया जाता है ना तो उस वक्त वो ज्यादा ऑयल अब्सॉर्ब कर लेती है। इसी तरह बेकरी प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन कम करें बिकॉज दे आर आल्सो रिच इन फैट्स। और इसी तरह मीट के कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं कि जिनके अंदर फैट का इंटेक ज्यादा होता है, या मीट के सोर्सेज ऐसे हैं कि जिनके अंदर सैचुरेटेड फैट जो है वो ज्यादा होती है। जैसे पेशावर वाले चपली कबाब खाते हैं तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को कम करना चाहिए, अवॉइड बेहतर ऑप्शन है, या फिर एटलीस्ट रिडक्शन की तरफ जाना चाहिए। वाइट मीट को प्रेफर करना चाहिए भाई, ठीक है, घी की निस्बत ऑयल को प्रेफर करना चाहिए, और विजिबल फैट जहां पे भी नजर आए उसको ट्रिम कर दिया करें, उसको मिनिमम टू मिनिमम यूज करें। recommended dietary allowances for Pakistani population for selected major nutrients, और इसमें न्यूट्रिएंट्स लिखे गए हैं प्रोटीन और विटामिन ए, डी, आयरन, आयोडीन एंड जिंक, ठीक है। तो इनके हवाले से रिकमेंडेशंस जो है ना वो दी गई हैं, ठीक है। तो प्रोटीन और कैलोरीज इन दो पे आप स्पेशली फोकस कर सकते हैं। अच्छा आप देखें इसमें तो बच्चे जो होते हैं ना तकरीबन 10 साल की एज तक, उसमें मेल फीमेल की तमीज नहीं है, एक जैसी उनको एनर्जी चाहिए, एक जैसा उनको प्रोटीन चाहिए, ठीक है। 10 साल का बच्चा जो उसको तकरीबन 38 ग्राम प्रोटीन और 1800 कैलोरीज जो है उसकी रिक्वायरमेंट है, और उसका वेट जो है ना हेल्दी वो 25.9 के जी या 26 के जी जो है वो सजेस्टेड है। अच्छा इसके बाद 10 साल से ऑनवर्ड हम देखें तो फिर बच्चों की आगे डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, फिजियोलॉजिकल हार्मोनल चेंजेस। तो इसमें आप देखें तो फिर रिक्वायरमेंट्स जो है वो मेल्स में कंपैरेटिवली ज्यादा, बिकॉज दे आर मोर मस्कुलर, एंड इन केस ऑफ फीमेल स्लाइटली डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे आप देखें तो 2170 किलो कैलोरीज हैं, तो फीमेल में 1925 किलो कैलोरीज है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट आप इसी हिसाब से जो है वो देख सकते हैं। मेन एंड वुमेन, और फिर इसमें प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन का जब जिक्र किया जाए तो आप इसमें देख सकते हैं कि कैलोरीज में एडिशनल 350 किलो कैलोरीज एंड 10 टू 26 ग्राम प्रोटीन सजेस्ट की गई है। आपने जब अपनी कैलोरीज निकालनी है तो आपने 0.57 या 0.52 भाई फीमेल के लिए फैक्टर बताया गया और मेल के लिए 0.57, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है अपने वेट के साथ, कितने ग्राम आपको प्रोटीन जो है वो चाहिए होगी। कम्प्लीमेंट्री फीडिंग्स के बारे में बात की गई है कि भाई ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बच्चे को विद इन आवर आफ्टर द बर्थ जो है वो इनिशिएट कर लेना चाहिए, 6 माह तक इसको कैरी करना चाहिए। 6 माह के बाद भी इसको कैरी करें, प्लस इसके साथ जो है ना वो एज स्पेसिफिक जो है ना वो कम्प्लीमेंट्री फूड जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। ग्रेजुअली फूड की कंसिस्टेंसी बढ़ाई जा सकती है, वैरायटी ऐड की जा सकती है, और बच्चों को बिहेवियर की प्रैक्टिस, रिस्पॉन्सिव बिहेवियर की प्रैक्टिस भी करवाएं, ठीक है ना। इनकरेज करें उनको हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में, और डिस्करेज करें अगर वो किसी किस्म का मिसबिहेव करते हैं। हाइजीन के ऊपर जो है वो एम्फेसिस होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो है वो अगर यूटेंसिल साफ नहीं होंगे और कम्प्लीमेंट्री फूड्स के अंदर साफ पानी यूज नहीं किया जाएगा, उसकी वजह से होने के चांसेस हैं। लोकली अवेलेबल फूड्स को और होम मेड फूड्स को जो है ना वो प्रेफर करना चाहिए। जो 6 to 8 मंथ का इन्फेंट है उसको 2 से 3 दफा सॉफ्ट फूड जो है वो देनी चाहिए, और एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है आप देखें कि इसकी फ्रीक्वेंसी आप ज्यादा कर सकते हैं, और कौन सी फूड्स हैं वो भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। और जो अनहेल्दी फूड्स हैं इनको स्पेशली आप
आप कोशिश करें इनको बच्चों को अवॉइड करें ताकि रेस्ट ऑफ द लाइफ उनके अंदर इस तरह का जो एक बिहेवियर डेवलप होने के चांसेस हैं उससे अवॉइड किया जा सके। फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स को प्रेफर करें, ठीक है, ताकि एडिशनल विटामिन्स और मिनरल्स मिल सकें, और हाइड्रेशन की तरफ फोकस करें, ठीक है, ताकि बच्चे की वाटर रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा किया जा सके। बच्चों के लिए जो कम्प्लीमेंट्री फूड्स जिनका मैं जिक्र कर रहा था कि होममेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसमें कुछ रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ट्रेडिशनल फूड्स हैं राइस खीर भाई, जिसमें राइस और मिल्क शामिल है। 60 और 30 ग्राम्स की रेशो में, यानी 100 ml आप बना लें इसका, 100 ग्राम, तो ये 200 किलो कैलोरीज देगी, 11% प्रोटीन देगी, ठीक है। और इसी तरह बाकी न्यूट्रिएंट्स भी कुछ प्रोमिनेंट लिखे गए हैं। खिचड़ी अगर बनाते हैं तो ज़ाहिर है इसमें ऑयल का एलिमेंट आ जाएगा, और ऑयल जब आएगा तो फिर इसका कैलोरीज बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो बच्चा जब बड़ा होना शुरू हो जाए तो फिर उसको कैलोरीज का इंटेक ज्यादा करने के लिए ऑयल का इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो 300 कैलोरीज प्रोवाइड कर सकता है ये वाला कम्बिनेशन। सूजी भी भाई आप देखते हैं ये इसमें व्हीट फ्लावर प्लस मिल्क, इसमें फैट मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन फैट अगर आप ऐड कर लेते हैं तो मजीद इसको आप न्यूट्रिएंट एंहांस कर सकते हैं। दलिया भी हो सकता है, इसमें व्हीट मिल्क और वाटर कॉम्बिनेशन में आप यूज करते हैं। बनाना खीर है भाई, बड़ा न्यूट्रिएंट रिच प्रोडक्ट है, एनर्जी भी देता है भाई, स्पोर्ट्समैन इसको बहुत यूज करते हैं, क्विक सोर्स देता है एनर्जी का। तो 80 ग्राम क्वांटिटी में भाई, और ये 120 ml मिल्क, ये 200 के करीब जो क्वांटिटी होगी, और इसका अगर हम 100 ग्राम यूज करते हैं तो ऑलमोस्ट दीज न्यूट्रिएंट्स विल बी अवेलेबल। फूड एंड पोर्शन साइजेस फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स भाई, इसमें जस्ट जो फूड ग्रुप्स हैं वो लेफ्ट साइज पे लिखे गए हैं, और फिर आगे इनकी एज वाइज जो है ना इनकी सर्विंग्स बताई गई हैं, ठीक है। तो लेट्स के अगर सबसे छोटा एज ग्रुप जो है ना उसकी बात कर लेते हैं, 3 साल तक का जो बच्चा है तो उसको 2 सर्विंग्स जो है ना वो सजेस्ट की गई हैं। डेयरी ग्रुप की सीरियल्स की 1 से 2 हैं, वेजिटेबल्स की 1 से 2 हैं। अब जो सर्विंग्स है ना उसके अंदर वो जो आइटम्स हैं उनके आगे क्वांटिटी भी लिख दी गई है कि होल मिल्क है तो 1 कप यूज करना चाहिए, योगर्ट है तो 1 कप यूज करना चाहिए, ठीक है। और ये क्या प्रोवाइड करेंगे भाई, ये वाला ग्रुप जो है ये प्रोटीन भी प्रोवाइड करेगा, तकरीबन 6 ग्राम के बराबर, 8 ग्राम्स के बराबर फैट आएगी, और ऑलमोस्ट 150 कैलोरीज। अगर 1 सर्विंग हम इसकी लेते हैं तो हमें 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, 6 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगी। और अगर 2 हम कर रहे हैं इसको सजेस्ट, तो 30 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स, 12 ग्राम्स प्रोटीन, 16 grams fat, and double the amount of calories will be available। तो 300 कैलोरी सिर्फ दूध से आ जाएंगी। इसी तरह सीरियल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, अभी मील प्लानिंग बनाने के लिए आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हेल्दी स्नैक्स हम कह रहे थे कि भाई जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन है उनको कम से कम 3 बार स्नैक्स चाहिए, और बच्चे जो है उनको कम से कम 2 बार स्नैक्स चाहिए, क्योंकि रेगुलर जो हम मील खाएंगे वो हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरा नहीं कर पाते। तो हेल्दी स्नैक्स कौन से हैं, इसमें सारे फ्रूट्स आ जाते हैं भाई, डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, पल्सेस और बीन्स आ जाते हैं, पोटैटो कटलेस हैं, शामी कबाब, शामी सैंडविच विद फ्रेश पोटैटो कटलेस, सैंडविच विद फ्रेश सैलेड, चना चाट, दही भल्ले, फ्रूट चाट, ये हमारी जो इंडिजिनस चीजें हैं ना भाई सोसाइटी की कंपैरेटिवली बेहतर हैं, तो ये कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी किए गए हैं। फिजिकल एक्टिविटी भाई डिफरेंट एज ग्रुप्स के हिसाब से, ये मैं जस्ट शो ऑफ कर रहा हूँ, इसको आपने खुद देख लेना भी। और ये कुछ मैसेजेस अवेलेबल हैं, इनके ऊपर फोकस करें। $1 इन्वेस्ट करेंगे तो $16 हमें मिल सकते हैं बेटर न्यूट्रिशन की वजह से। और ये भाई स्लोगन्स दिए गए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। एंड दिस इज द सजेस्टेड रीडिंग द डॉक्यूमेंट विच वी हैव कंसल्टेड।